हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धजे जिसमें आज हम देखने वाले देखिए ये सिलेक्शन टेस्ट का सेट नंबर 22 है। सेट नंबर 21 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले को देखिए चैनल पर नहीं कृपया विजय धजे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए जो इंटर का बुक है यह BSSC ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? देखिए मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य था, यह था कौन सा? सातवाहन वंश। क्या था? सातवाहन। देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने वर्ष 322 ईसा पूर्व में किया था। इस वंश का शासनकाल 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। और मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहनों का था। और इसके अलावा सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? कौन पूछता है कि सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? यह सिमुक क्या था? कौन सिमुक था? और सातवाहन वंश के शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहता है। क्या? गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहता है। इसके अलावा देखिए जो एक और प्रश्न होता है कि कांसा के सिक्के किसने चले थे? सॉरी कांसा बोल रहे ना, शीशा का सिक्का कौन चला था? तो शीशा का सिक्का जो है ना यह सातवाहन वंश में चला था और यह मातृसत्तात्मक वंश थी। कल है रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया? देखिए रामावतारम जो है यह कम्बम के द्वारा लिखा। किसके द्वारा? कम्बन के द्वारा। देखिए चोलों के शासक का काल तमिल साहित्य का स्वर्ण कहता है। इस काल में अधिकांश ग्रंथ काव्य रूप में लिखे गए थे। और देखिए कुछ पुस्तकें और जिसे देख लेते हैं। जीवक चिंतामणि, इसके लेखक कौन है? तो तिरुतकदेवर जो है ना यह जीवक चिंतामणि के लेखक है। कुरल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर के लेखक है। जबकि रामावतारम एवं कंबा रामायण इसके लेखक कम्बन है। रामावतार या कंबा रामायण के लेखक कम्बन है। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? देखिए दिल्ली शासन के जो अलाउद्दीन खिलजी था ना यह स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी के नाम से भी अपना उपाधि रखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रारंभिक नाम है ना यह अली गुरसप्पा था। क्या? अली गुरसप्पा। और उसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी। इसके देखिए अपने राज्य में इन्होंने खुले शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना था। तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, दिल्ली का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? देखिए दिल्ली का जो प्रस्ताव है ना यह वर्ष 1927 में आया था। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता क्या किया था? देखिए मुस्लिम लीग की मांग क्या था? तो इसका क्या हो जाएगा? 1927 में दिल्ली का प्रस्ताव आया था। अब देखिए अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की राजधानी जो है ना यह कलकत्ता पहले था, इसके बाद दिल्ली कब लाएगा? तो वर्ष 1911 बार होता है, लेकिन दिसंबर में हुआ था इसलिए 1912 ऑप्शन आता है। वर्ष 1912 में कोलकाता से दिल्ली लाया गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत सबसे पहले राजभाषा आयोग की स्थापना किया गया था? कब किया था? देखिए जो राजभाषा आयोग है ना यह 1955 में क्या था? बीजी खेर के अध्यक्षता में क्या था? कब? बीजी खेर के अध्यक्षता में क्या था? वर्ष 1955 में। एक तो छूट गया था कि कौन सा किला अकबर द्वारा बनवाया गया था? देखिए यह हो जाएगा आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट। ये सभी किला क्या है? अकबर के द्वारा बनाया गया था। देखिए आगरा फोर्ट बना था कब बनाया गया था? वर्ष 1565 में। आगरा फोर्ट, लाहौर का फोर्ट 1566 में, जबकि इलाहाबाद का किला वर्ष 1583 में बनाया गया था। देखिए वर्ष 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अकबर जानते क्या क्या था? वर्ष 1564 में क्या था? 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अब देखिए अकबर ने 1574 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। कब? 1564 भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था अकबर, और 1574 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। इसके अलावा दीन ये इलाही धर्म की स्थापना जो है ना अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। अब देखिए इलाही समिति की शुरुआत कब किया था? तो यह 1583 में किया था। जबकि दास प्रथा का अंत मुगल शासक अकबर द्वारा वर्ष 1562 में किया था। इसमें जितने भी है ना ये अति महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न बन रहे हैं। देखिए दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। इलाही सम्मति की शुरुआत कब किया? 1582 में। और जजिया कर को समाप्त कर
कब किया था? 1564 में। और 1574 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। तो इससे इतना प्रश्न बनते ध्यान रखेगा। अगला देखते हैं, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? देखिए कौन किया था? एक था शिशुनाग वंश ने। कौन किया था? शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग जो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटा कर क्या किया था? इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतीय के रूप में नियुक्त मानसी अपने राजधानी कहाँ बनाया था? देखिए जो मानसी है ना, यह बना था कहाँ? रोहतास में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? देखिए जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था ना, उस टाइम मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव था। क्या? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, यह बालाजी बाजीराव का वर्ष 1740 से लेकर 61 के समय हुआ था। इस घटना की में यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कथनों कौन सा कथन असत्य है? देखिए यह हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्या जाएगा? यह गलत है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, यह बंगाल गवर्नर जनरल थे, जबकि क्या था? इसके अलावा देखते हैं, विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। यह भी सही है। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह तीनों सही है। ऑप्शन एक हो जाएगा। क्या गलत होगा? देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलेजियम सरकार की स्थापना किया था। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों को उसमें नामित किया गया था। देखिए इसके अलावा और देख लेते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। क्या था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? यह वॉरेन हेस्टिंग था। ये देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है? ये देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 103वां जो है ना, यह आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया है। तो उसमें जो सवर्णों का आरक्षण का चर्चा किया गया 10% का। देखिए 103वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम वार्षिक रूप से जो EWS होते हैं उसमें 10% आरक्षण किया गया है। इसके बाद देखिए EW आरक्षण आयोग की सिफारिश के लिए इस आधार पर लागू किया गया था। इसके अलावा देखिए 101 रखते हैं। देखिए 101 में क्या है? 101 में है GST। इसे ध्यान रखेंगे, 101 का दान दिया था क्या? GST के रूप में। तो GST का जो संशोधन है, GST बिल लाया था कब? संविधान 101वां संविधान संशोधन द्वारा। जबकि 102वां में क्या है? इसमें देखिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ना, यह एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का प्रावधान किया गया। इसमें देखिए आर्टिकल 338 का बी में इसका उल्लिखित है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया गया है कब? तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला देखते हैं, स्वायत्त जिला परिषद ADC की स्थापना की गई थी। देखिए यह कब किया था? तो यह 6ठी अनुसूची में किया है। कब? 6ठी अनुसूची में किया गया है। देखिए कार्यकारी विधायी एवं न्यायिक शक्तियों के 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों ADC की स्थापना किया था। देखिए 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? यह इसका टॉपिक अभी हाईलाइटेड चुके हैं 6ठी अनुसूची का। इससे प्रश्न बनने का भी संभावना है। देखिए जो 6ठी अनुसूची में है ना, इसमें कुल जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों का जो जनजातीय प्रशासन है ना, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए इसमें ऑप्शन में देगा, जानते हैं क्या? मणिपुर। मणिपुर रहेगा ऑप्शन में। और कहेगा इनमें से कौन सा जो 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मणिपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। देखिए राज्यपाल को क्षेत्र का बंटवारा बांटने हटाने का एवं नाम बदलने का अधिकार है। क्या? राज्यपाल को है ना। देखिए तीसरे अनुसूची में क्या है? तब विभिन्न संवैधानिक पदों की शपथ का जो चर्चा है ना, यह दिया गया किसमें? तीसरी अनुसूची में। इसके अलावा देखिए जो 5वीं अनुसूची है, इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। और 6ठी में क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जनजातीय राज्य, वहां के प्रशासक के बारे में चर्चा किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अलग लगता है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। देखिए इसमें हो जाएगा दामोदर, कृष्णा। क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने वाली नदी का सही क्रम क्या है? जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। देखिए इसमें जाएगा दामोदर, इसके अलावा महानदी और कृष्णा। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बहती है। देखिए दामोदर नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है, पलामू के पठार से होता है।
जबकि देखिए दो राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता जाता है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कहा था कोसी नदी को और चीन का शोक कहा था वांगहो नदी को। देखिए इसके अलावा छोटा नागपुर पटना के पूर्वी किनारे से स्थित जहाँ एक भ्रंश घाटी होती है ना, वहां से बहने के बाद यह हुगली में मिल जाती है। अगला देखते हैं, अरे कृष्णा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृष्णा जो है ना, यह प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र भाग है। दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है कौन सी? गोदावरी है, जबकि कृष्णा जो है यह सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा यह सह्याद्री महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसका जो महानदी है ना, महानदी कहाँ होती है? महानदी जो है यह उड़ीसा में बहती है। देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ से सिहावा के क्षेत्र में इसका उद्गम स्थान होता है। यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराता है और गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी? महानदी। देखिए इसकी सहायक नदी देख लेते हैं महानदी का, तो क्या है? शिवनाथ, हसदेव, मांड, जोंक, ईब, ओंग और तेल नदी। प्रश्न देखिए तेल पूछता है, तेल नदी किसका सहायक नदी है? तो महानदी की। जबकि देखिए तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, कोयना, माल प्रभा, मूसी, ये सब क्या है? ये सब कृष्णा नदी के सहायक नदी है। तो अगला प्रश्न है, फिलिप्सक, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है? देखिए जो फिलिप्स वक्र है ना, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर्शाता है। क्या? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। भारत में औपनिवेशिक शासक के खिलाफ हुए विद्रोह का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए इसका हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह। देखिए पहाड़ी विद्रोह कब होता है? यह था 1782 से 1772 से लेकर 82 के बीच। उसके बाद हुआ था वेल्लोर में सिपाही विद्रोह। क्या? तीनों जगह वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, यह देखिए हुआ था 1806 में। इसके अलावा कोल विद्रोह जो हुआ था ना, देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। जबकि संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। देख देते हैं 1857 के विद्रोह के में मध्यम वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये अगर मध्यम वर्ग, इसमें हो जाएगा 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। देखिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, यह इसमें समर्थन नहीं किया था। जबकि 1857 का विद्रोह का समर्थन क्या गया था? देशी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। इनमें से भी एक गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कथन सही है। क्या था? इसमें मध्यम वर्ग के लोग जानते हैं हिस्सा नहीं लिए थे। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर दिया था? किस चोल शासक ने संपूर्ण अधिकार? ये देखा राजेंद्र चोल। कौन? राजेंद्र चोल जो थे ना, ये संपूर्ण श्रीलंका पर शासन कर लिए थे। अगला है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विद्रोह का फैसला कौन, सॉरी विवादों का फैसला कौन करता है? देखिए यह करता है चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ये जो है ना, संसद सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला चुनाव आयोग के परामर्श से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं है राजकोषीय रूप में? देखिए इसका हो जाएगा इनमें सभी कौन सा शामिल है ना? करारोपण, टैक्सेशन है, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, ये सब क्या है? सभी शामिल है राजकोषीय नीति में। अब निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा सुमेलित है? देखिए जलमार्गों में यह कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, इनमें सभी देखिए जो NW1 है ना, यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच चलती है। NW2 जो है सदिया से धुबरी के बीच है। NW3 कोट्टापुरम से कोल्लाम। क्या? कोट्टापुरम से कोल्लाम। देखिए इस पर पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है नेशनल वाटरवे, सबसे बड़ा कौन सा? तो यह NW1 है, जो कि गंगा, हुगली, भागीरथी नदी से होकर गुजरती है और यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच चलती है। इसका कुल लंबाई कितना जानते हैं? 1620 किलोमीटर है। क्या है? 1620 किलोमीटर। जबकि जो NW2 है सादिया से धुबरी के बीच, इसका भी बहुत चर्चा रहता है, तो यह है 891 किलोमीटर। क्या? 1620 891 किलोमीटर सादिया से धुबरी के बीच है NW2 का। और जब NW3 का जो है, इसकी लंबाई बहुत ही कम 205 है। और एक है NW4। देखिए NW4 जो है यह कृष्णा एवं गोदावरी नदी में चलती है और यह काकीनाडा से मरकाना, क्या काकीनाडा से मरकाना के बीच चलती है। 1095 किलोमीटर इसका लंबाई हुआ। और पूछेगा सबसे छोटा NW कौन सा है, तो हो जाएगा देखिए लखीमपुर से भागा के बीच जो चलते हैं ना NW6 जो है सबसे छोटा है। जबकि नेशनल हाईवे में क्या है? नेशनल हाईवे में NH44 सबसे बड़ा हुआ और NH327B यह क्या है? सबसे छोटा है। देखते हैं 21 नंबर है,
बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है ना, यह धारवाड़ के पठार क्षेत्र में कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। क्या? कर्नाटक में। और यह रूपांतरित चट्टानों से बना है। इस पठार के भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों है। इसके अलावा देखिए, दक्कन का पठार कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। यह ज्वालामुखी बेसाल से बना है। जो दक्कन का पठार है ना, यह ज्वालामुखी बेसाल से बना है। जबकि देखिए, और यह काली मिट्टी का क्षेत्र निकालता है। इसमें दक्षिण पश्चिम हिस्से से की सह्याद्री पहाड़ी कहलाता है। अब है, भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकारों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? देखिए, ऑपरेशन जीरो के बारे में है। तो जगह जब भारत छोड़ने चला गया था ना, 9 अगस्त 1942 को, इसी समय क्या किया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। देखिए, समझा क्या क्या था? जो जितने शीर्ष नेता हैं इन्हें सबको पकड़ के जेल में डाला गया था। तो ध्यान रखिएगा, जबकि उसमें महात्मा गांधी कहाँ रखा गया था? MK गांधी को रखा गया था आगा खा पैलेस में। और जो बिहार के हैं इन्हें रखा था कहाँ? JP नारायण को कहाँ रखा गया था? इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। और इन्होंने दिवाली के दिन यहाँ से भाग निकले थे। अगला, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हुन आक्रमण हुआ था? ये देखिए, भित्री अभिलेख से, क्या? भित्री स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना गया? देखिए, कांग्रेस पहली बार भारतीय महिला का अध्यक्ष कब चुना गया था? इसका जगह इनमें से कोई नहीं। क्या? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस का बनी थी, यह वर्ष 1916 में बनी थी, जो कि एनी बेसेंट बने थे। और यह कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। क्या? कलकत्ता अधिवेशन किए थे। जबकि देखिए, सॉरी, 17 बने थे, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का वर्ष 1917 में बने थे। कौन? यह कलकत्ता अधिवेशन में बने थे सरोजिनी नायडू, सॉरी, एनी बेसेंट। जबकि देखिए, प्रथम भारतीय महिला जो है यह बने थे लखनऊ अधिवेशन में वर्ष 1925 में। कब बने थे? लखनऊ अधिवेशन में सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 में। देखिए, इनका जन्म जानते हैं 13 फरवरी को हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए सब ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, इनमें से औपनिवेशिक काल के दौरान विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो विटली आयोग है इसका था श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करना और सिफारिश करना। विटली आयोग। अगला है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए, सबसे अधिक जो मिट्टी है ना, यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा पाया था? जलोढ़ मृदा। देखिए, और जलोढ़ मृदा में एक प्रश्न पूछता है, जलोढ़ मृदा पूछता है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है भांगर या बांगर। देखिए, खादर जो है यह नवीनतम जलोढ़ मृदा कहता है, जबकि जो बांगर या भांगर है ना, इसे पुराने जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और इन दोनों से प्रश्न बने हैं। इसके अलावा देखिए, जो काली मिट्टी है ना, इसे कपासे मिट्टी या स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा था। और यह भारत के पश्चिमी भाग में, दक्षिण में ज्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक पाता है कहाँ? यह गुजरात में पाता है, और इसीलिए वहाँ कपास की खेती होता है। तो कपासी मतलब इसीलिए इसे कहता है। इसके अलावा रेगुर मिट्टी भी किसका नाम है? तो काली मिट्टी का है। जबकि जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक होता है क्या? जूट का उत्पादन। तो जूट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? यह होता है पश्चिम बंगाल में। अगला है, सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सतलज तथा कुमायूं से, काली नदी से निकलते हैं ना, इसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहता है। देखिए, यह प्रश्न जानते हैं, यह प्रश्न बिहार टीचर में, इसके अलावा बिहार पुलिस और सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया। कुमायूं हिमालय के बारे में कई बार पूछा गया। कई बार पूछता है कि कुमायूं हिमालय कहाँ बहती है? तो यह सतलज एवं काली नदी के बीच बहती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए, यह जो कैम्बे की खाड़ी है ना, इसमें नहीं पाया जाता। जब इसके अलावा देखिए, जो कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मिनिकॉय द्वीप है, ये सब क्या है इसमें। इसके अलावा जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है ना, इसमें क्या? परमाणु भित्ति पाया जाता है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की एक मात्रा एक पोषण से दूसरे स्तर तक स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमेशा घटती है। देखिए, लिंडेमैन का नियम है कि उसमें 10% का कमी होता है, 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगला है, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? देखिए, अजैविक संगठक हो गया, जैविक संगठक हो गया एवं ऊर्जा संगठक। इसे क्या होगा? इनमें 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें पर्वतों का सागर कहता है? क्या? देखिए, किसे पर्वतों का सागर कहता है? देखिए, इसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया।
ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्या? पर्वतों का सागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक यंत्र से संबंधित है? देखिए, सितार से कौन है? तब पंडित रविशंकर जो है ना, यह प्रसिद्ध सितार वादक है। इसके बाद देखिए और कुछ जो बार पूछा तो देख लेते हैं। जैसे देखिए, जाकिर हुसैन एक किससे संबंध है? यह है तबला से। जाकिर हुसैन जो है तबला से है। और हरि प्रसाद चौरसिया यह प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, जबकि अमजद अली खां यह क्या है? यह सरोद वादक है। क्या? सरोद वादक है। इसके बाद और देख लेते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ ये सब शहनाई बजाते हैं। डॉक्टर N.A. राजन विष्णु गोविंद वायलिन बजाते हैं। देखिए, एस बालाचंद्रन बदरुद्दीन डागर यह क्या है? वीणा बजाते हैं। जबकि भजन सुपारी, ये भी प्रश्न पूछा है कि भजन सुपारी क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। एवं शिव कुमार शर्मा ये दोनों संतूर बजाते हैं। और देखिए, पखावाज उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास छत्रपति से ये सब क्या पखावाज बजाते हैं। और देखिए, रुद्र वीणा उस्ताद सादिक अली खां, जबकि मृदंग जो है ठाकुर भीकम से बनाते हैं। और सारंगी जो है ना उस्ताद बिंदु खां बजाते हैं। कौन? उस्ताद बिंदु खान। अगला है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए थे? भारत देखिए, जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया। कहाँ? अमेरिका से लिया गया। और यह भाग 3 में है। भाग 3 में है, जबकि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक उल्लिखित है। इसमें आर्टिकल 32 को क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कौन के हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के हैं। तो और इसे संविधान को क्या मैग्ना कार्टा भी कहता है मौलिक अधिकार को। तो देखिए, पहले नहीं कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या क्या है? जो 19 के F में था ना संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर आर्टिकल 300 का A में कर दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है। तो देखिए, कौन कौन से अधिकार है? समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये कुल सभी है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। अगला है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? देखिए, यह भारत के महान्यायाधीश जिनका नियुक्ति जो होता है यह आर्टिकल 76 में होता है। क्या? आर्टिकल 76 में उल्लिखित है इसके बारे में। आर्टिकल 75 में किनका होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। आर्टिकल 72 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है ना, यह आर्टिकल 72 में है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रदत्त अधिकार में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए, आर्टिकल जो है ना संवैधानिक मूल अधिकार में, भारतीय संविधान में भारत के अलावा गैर नागरिकों को भी अधिकार प्रदान है। कौन सा? यह जगह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए, भारतीय नागरिकों के पास जो मौलिक अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30 क्या है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 क्या है? ये सभी भारतीय को मौजूद है। जबकि 14, 21 एवं 21 का क ये सब क्या है? सभी नागरिकों को मिलता है। प्रश्न ये पूछता है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे पॉलिटिकल चैप्टर में। और देखते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? देखिए, यह क्या था? भुवनेश्वर में। कहा गया था? भुवनेश्वर में। हाल ही में मत्स्य क्या सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नहीं रहे थे? ये देखिए, कहा तो झारखंड के नहीं रहे थे क्या, जबकि मेघालय, बिहार एवं जम्मू कश्मीर में यह रहे थे सत्यपाल मलिक। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार से राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए, जीडीपी से जो नवीनतम रिपोर्ट आते हैं ना उससे एक प्रश्न हमेशा देखने को बनते हैं, इसलिए जो नवीनतम रहेगा उस टाइम का उसे ध्यान रखिएगा। और कितना है इसमें? 4.4% है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? देखिए, यह क्या है? कुल 4 खिलाड़ियों किसे दिया है? कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जबकि 32 खिलाड़ियों को क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और 17 को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इसमें कौन कौन सा है जो 4 मेजर ध्यानचंद मिले हैं? देखिए, डी गुकेश शतरंज के क्षेत्र में किसने दिया है? डी गुकेश को शतरंज के क्षेत्र में। हरमनप्रीत सिंह इन्हें हॉकी में मिला है। प्रवीण कुमार को पैराथलीट में मिला है। जबकि मनु भाकर जो है ना इन्हें शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। और देखिए, कुल 32 खिलाड़ियों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और 4 को खेल रत्न। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के लिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीते हैं? यह जेनिक सिनर जीते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन ये कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं जेनिक सिनर, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला की विजेता है मेडिसन कीज और फ्रेंच ओपन का कौन है? कोको गॉफ है। 34वां
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस शहर में किया गया है? देखिए ये हो जाएगा कैट लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ 2028 में कहाँ होगा? तो यह लॉस एंजल्स में होगा। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री का मालदीव के लिए पर्यटन राजदूत बनाया गया है। यह कैटरीना कैफ को बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन पटना के किस शहर में किया? देखिए सौर ऊर्जा प्लांट उद्घाटन किए हैं। ये कहाँ किए हैं? तो किए हैं विक्रम में, विक्रम एक स्थान है वहाँ किए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी को शामिल किया गया। एमएस धोनी को शामिल किया। देखिए इनका जो जर्सी का नंबर 7 है, जर्सी नंबर क्या था? 7 था, और यह इनके सम्मान में इस जर्सी को रिटायर कर दिया गया है कि 7 नंबर का जर्सी अब कोई नहीं पहनेगा। अगला है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पदक का खिताब किस ग्राम पंचायत को दिया गया था? देखिए यह किसे मिला है? यह मिला है रोहिणी को। ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने के लिए रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र के धुले जिले में है, कहाँ महाराष्ट्र में है यह, उसे क्या मिला है? यह पंचायत पुरस्कार मिला है। देखिए और 24 अप्रैल क्या मनाता है? पंचायती राज दिवस मनाता है। 24 अप्रैल ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस मनाता है। 24 अप्रैल 1992 में क्या किया था? इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था पंचायत को 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसलिए हर एक वर्ष 24 अप्रैल क्या मनाता है? पंचायती राज दिवस मनाता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पे किया है? देखिए यह किए चिनाब ब्रिज पे। किस पे? चिनाब ब्रिज पे किया है। इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, यह 359 मीटर है एवं जो लंबाई है 467 है। हाल ही में राजस्थान में किस गांव में रामसर साइट घोषित किया है? देखिए रामसर साइट राजस्थान में किस गांव घोषित किया है? तो मेनार एवं खींचन, यह दोनों को क्या किया गया है? रामसर साइट घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान कौन सा है? यह हो जाएगा चौथा। कौन सा? चौथा। देखिए अमेरिका कितना है? अमेरिका, चीन, जर्मनी, उसके बाद क्या है? भारत है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हो जाएगा थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है? यह है बैंकॉक। मुद्रा क्या है? यहाँ का बात है। तो ध्यान रखिएगा छठे बिम्स्टेक हुआ है थाईलैंड में। जनवरी 2025 में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला? यह संभाले आरिफ मोहम्मद खान। क्या? आरिफ मोहम्मद खान संभाले हैं। अगला, इसके पहले कौन थे? राजेंद्र अर्लेकर थे ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी गुण नहीं है? हाँ, कौन सा कोलाइडी गुण नहीं है? देखिए यह हो जाएगा कोलाइडी गुण इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज। देखिए कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज का परिकीर्णन नहीं कर सकता है। यह कोलाइडी का गुण नहीं है, जबकि कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। बहुत छोटे आकार के कण अकेले कणों को नम आंखों से नहीं देखा सकता है और बाह्य बल लगने पर वे अस्थिर नहीं रहते हैं। ये सब कोलाइडी बल के क्या है? गुण है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन क्यों बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन क्यों बनाता है? तो एडी करंट के हानि को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन को फीलर के रूप में काम नहीं करता है? देखिए नहीं जो रहेगा ना उसे आप ध्यान से देखिएगा। फीलर काम नहीं करता। तो ग्लिसरॉल जो है ना, ग्लिसरॉल नहीं करता, जबकि सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट ये सब करता है। देखिए ग्लिसरॉल का काम क्या है? ग्लिसरॉल का काम है किसी भी सतह को अधिक चिकना कर देना। जैसे इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहता है? जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग क्रीम है ना, शेविंग क्रीम में ग्लिसरॉल का उपयोग करता है। इससे क्या होता है? अधिक झाग बनता है। किसी परमाणु के मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या का सूत्र कितना होता है? देखिए क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, कब कहा जाएगा? तो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या? अगर उनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जबकि अगर यदि परमाणु द्रव्यमान बराबर हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसे हम समभारिक कहते हैं। क्या देखते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का विख्यात किसके लिए है? तो यह क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड,
जो श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति के जनक बनाते हैं, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसमें दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ था। इसके बाद देखिए हरित क्रांति के जो जन्मदाता भारत के है कौन थे? यह डॉक्टर नरोत्तम बोरॉग थे। और नीली क्रांति कौन थे? चलो, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, जबकि काली या कृष्ण क्रांति यह पेट्रोलियम से संबंधित है। अब देखिए हरित क्रांति है ना, यह डॉक्टर नरोत्तम बोरॉग जो थे यह विश्व के जनक थे, जबकि भारत के थे एम एस स्वामीनाथन। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए का नहीं भाग है? डीएनए का भाग नहीं है, यह होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ना, यह डीएनए इसमें नहीं होता है, जबकि नाभिक, क्लोरोप्लास्ट इस सब में रहता है। जनरेटर जो होता है कैसा उपकरण है? देखिए जनरेटर का काम क्या करता है? जनरेटर जो है ना, यह क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इसके अलावा विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं डी दोनों होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत बनाना, जबकि जो मोटर है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। अब बल्ब क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। बैटरी क्या करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। सितार क्या करता है? तो यह मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए हेलिना स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यह क्या गलत है? बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये सही है। पिनाक क्या है? एक रॉकेट है। चिनूक क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। और देखते हैं, हेलिना क्या है? हेलिना भारत में विकसित क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। निम्नलिखित सूची को मिलाएं। देखिए थोड़ा लंबा प्रश्न है, देखते हैं। हेलोग्राफी क्या करता है? देखिए हेलोग्राफी जो है ना, यह करता है डेनिस, इसका खोज कौन किया था? हेलोग्राफी का खोज डेनिस वेगर किया था। विद्युत अपघटन का नियम ये कौन दिया था? तो फैराडे दिया था। शीतलन का नियम यह दिया था न्यूटन, जबकि दाब का नियम कौन दिया था? यह पास्कल दिया था। क्या? पास्कल। अगला है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये हो जाएगा पेनियल ग्रंथि, सॉरी विटामिन ए वरना 61 नंबर है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए वर्णांधता, ये क्या है? ये सही नहीं है। वर्णांधता जो है विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए ए की कमी से होता है, यह रतौंधी होता है। इसके अलावा बेरी बेरी से थायमिन होता है, या विटामिन बी1 में पाया जाता है। विटामिन के से रक्त का जमना, या इसे फिलोक्विनोन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। तो इसमें ये सही नहीं है। विटामिन ए की कमी से होता है, ये रतौंधी होता है, वर्णांधता नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? और जीरोप्लेथेमिया जो होता है ना, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। अंतःस्रावी, देखिए हाल ही में जो ट्रोकोमा है ना, प्रश्न पूछेगा कि ट्रोकोमा किसका बीमारी है? तो ट्रोकोमा एक आंख की बीमारी है, जिसे हाल ही में WHO ने भारत से इसे मुक्त कर दिया है। तो ट्रोकोमा मुक्त हो चुका है क्या भारत? और प्रश्न कई बार से पूछा गया है कि ट्रोकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हो जाएगा आंख को। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए इंसुलिन के जो आविष्कार है ये कौन के थे? बेटिंग एवं बेस्ट के थे। क्या थे? बेटिंग एवं बेस्ट के थे इंसुलिन का खोल। देखिए इंसुलिन का आविष्कार जो है सर्वप्रथम बेटिंग एवं बेस्ट ने वर्ष कब 1921 में किया था। इन्होंने इंसुलिन में जिंक पाया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यह हो जाएगा प्लेग हेमोफिलस पर्टुसिस, ये गलत है। जबकि हैजा किससे होता है? तब विब्रियो कोलोरी से होता है। कोढ़ या कुष्ठ होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। टिटनस किससे होता है? तब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। देखिए इसके अलावा देखिए और जो कुछ बीमारी है, जैसे हैजा होता है विब्रियो कोलोरी से, और जो प्लेग है ना, यह बैसिलस पेटिस होता है। क्या? बैसिलस पेटिस होता है। और काली खांसी होता है हेमोफिलस पर्टुसिस से। टाइफाइड होता है साइलोमेना टाइफी से। और जो टीबी है ना, यह होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री या ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके अलावा जो निमोनिया है, यह डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से होता है। तो अगला देखते हैं, देखिए किस समूह के पौधे का आमतौर पर शैवाल कहा था? देखिए किस पौधे के समूह को कहते हैं? तो यह थैलोफाइट है ना, इसे क्या कहता है? शैवाल कहता है। अब देखिए शैवालों के अध्ययन क्या कहता है? फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहता है। क्या? शैवाल क्या है? यह थैलोफाइट है, और इसके अध्ययन को थैलोफाइट जो कि शैवालों का अध्ययन है, इसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? देखिए ये होगा ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया रुधिर में, तो उसे हम
ब्लड शुगर, सॉरी हाँ शुगर कहता है। क्लोरेन कायमा बने होते हैं, किससे होते बने? देखिए क्लोरेन कायमा जो है ना, यह मृदु ऊतक से बना होता है। क्या होता है? मृदु ऊतक से बनता है। क्लोरेन कायमा क्या होता है? मृदु से बना होता है। इसमें पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जो पैरेनकाइमा ऊतक है, इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला देखते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तक्षीणता। रक्तक्षीणता की स्थिति में किसकी वजह से क्या है उत्पन्न होता है? रक्तक्षीणता जो होता है यह आरबीसी की कमी से होता है। क्या? रेड ब्लड सेल की कमी से होता है। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? देखिए यह होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में क्या है? न्यूट्रॉन नहीं पाता है। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका देखिए हो जाएगा, क्लोरीन के 2 परमाणु एक सहयोजी बंधन के रूप में काम करते हैं, ये भी सही है। सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक का अवस्था विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लोरोजाइलिनॉन तथा टर्पियोनॉन मिश्रण किसके रूप में कार्य करता है? देखिए क्लोरोजाइलिनॉन जो है एवं टार्पिलियन ये करता है रोगानुरोधक रूप में। किसमें करता है? यह रोगानुरोधक रूप में काम करता है। एक और देखिए पूछता है एनालाइजेसिक। एनालाइजेसिक होता है ना, यह दर्द निवारक गोली होता है एनालाइजेसिक। यदि गेंद की ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकाता है गेंद को, तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा? देखिए यह होगा गेंद की विपरीत दिशा में। क्या होगा? जो गेंद है ना, इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण नहीं है? देखिए यह हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? एक कथन सही नहीं है। जबकि इसके अलावा देखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, यह सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक दूसरे क्षेत्र में लंबवत होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रसरण तरंग है, जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या है? 74 में प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत में कंपन करते हैं, इसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। गति के दूसरे नियम के अनुसार से किसी दिए हुए बल के बीच त्वरण जो उत्पन्न होता है वह व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो यह किसका व्युत्क्रमणानुपाती होता है? देखिए ये हो जाएगा द्रव्यमान का। क्या होगा? देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान। क्या होता है? त्वरण बराबर सूत्र होता है बल बटा द्रव्यमान। तो यह किसके विपरीत हो जाएगा? तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। फिर देखिए इसमें जितने प्रश्न थे वो सब देख चुके हैं, तो अगला हम देखते हैं। इसमें जितने प्रश्न हम देख चुके जिसका, और अगर कोई नहीं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।